हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन। एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं फिर हाजिर हूँ। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के अंदर कार्ल मार्क्स का टॉपिक है। और बीए थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उसके अंदर भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर बार एग्जाम के अंदर बीए फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के अंदर और एमए प्रवेश के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मार्क्स के राजनीतिक व आर्थिक चिंतन में अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का आधारभूत महत्व है। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण तथा अन्याय को प्रकट किया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उसके अन्य सिद्धांत मूल्य का श्रम सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए प्रत्येक वस्तु के दो तरह के मूल्य बताए हैं। प्रत्येक वस्तु के कितने तरह के मूल्य बताए मार्क्स ने? दो तरह के, एक उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। हर वस्तु के दो प्रकार के मूल्य होते हैं, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। सबसे पहले उपयोग मूल्य देखिए। किसी भी वस्तु की उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर उस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है उसे उपयोग मूल्य कहते हैं। दोस्तों, उपयोगिता का अर्थ होता है मनुष्य की इच्छा पूरी करना। यानी जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती हैं वे उसके लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। और जो वस्तुएं उसकी इच्छा पूरी नहीं करती हैं वो उसके लिए उपयोगी नहीं होती है और महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। इस वजह से उनका कोई मूल्य भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेगिस्तान में अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसके लिए पानी का उपयोगी मूल्य है, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण पानी है। वहाँ रेगिस्तान के अंदर मिट्टी जो है, बालू की रेत जो है, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पानी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए बालू की तुलना में उसके लिए पानी का उपयोग मूल्य है। ठीक है। दूसरा है विनिमय मूल्य। इसमें देखिए, किसी वस्तु को ग्राहक विक्रेता से जिस मूल्य पर खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु जो ग्राहक होता है वो दुकानदार से, विक्रेता से जिस मूल्य पर खरीदता है उसको क्या कहते हैं? विनिमय मूल्य। यानी विनिमय मूल्य वह होता है जिसके द्वारा वस्तुओं के बदले मुद्रा प्राप्त हो सके। कोई भी अपन वस्तु खरीदते हैं उसके बदले जब अपन मुद्रा का भुगतान करते हैं तो वो हो गया उस वस्तु का विनिमय मूल्य। जैसे आप एक तो पानी जो है, अगर सार्वजनिक टंकी लगी हुई है उस नल से अगर आप पानी पी रहे हैं, आपको प्यास लगी हुई है उस नल से पानी पी रहे हैं, तो वो आपका उपयोग मूल्य है, विनिमय मूल्य नहीं है, क्योंकि आपने कोई भुगतान नहीं किया है। लेकिन अगर आपको प्यास लगी है और आप दुकानदार से पानी की बोतल खरीद करके और फिर अपनी प्यास बुझा रहे हैं तो उस पानी का आपके लिए विनिमय मूल्य है। ठीक है। आगे देखिए, मार्क्स के अनुसार किसी वस्तु का विनिमय मूल्य यानी बाजार मूल्य उतना होता है जितना उस वस्तु के उत्पादन में श्रम लगता है। मार्क्स स्पष्टतया यह प्रतिपादित करता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। तो मार्क्स ने क्या कहा है? मार्क्स ये कहता है कि किसी भी वस्तु का जो विनिमय मूल्य होता है, बाजार मूल्य होता है, वो उतना ही होता है जिस वस्तु के उस वस्तु के उत्पादन में जितना श्रम लगा है। ठीक है। तो इसलिए उस वस्तु का के अंदर जो विनिमय मूल्य उत्पन्न हुआ है वो उसमें लगाए गए श्रमिक के श्रम के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसके उसके बाजार मूल्य पर पूंजीपति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रमिक का अधिकार होना चाहिए। अभी मैंने पानी का उदाहरण दिया कि पानी की बोतल जो है वो आप बना करके और फिर मार्केट में बेच रहे हैं, तो उसमें जो श्रम लगा है इस वजह से उस उपयोगी मूल्य के अंदर विनिमय मूल्य हुआ है, बाजार मूल्य पैदा हुआ। उस पानी का उपयोगी मूल्य के स्थान पर बाजार मूल्य बनाया, क्योंकि श्रमिक ने अपना श्रम लगा करके और उस पानी को बोतलबंद पानी के रूप में आपको उपलब्ध कराया है। तो वो जो वस्तु पहले फ्री में मिल रही थी उसको आप मुद्रा देकर खरीद रहे हैं, वो मुद्रा जो प्राप्त हो रही है, वो जो एक्स्ट्रा मुद्रा प्राप्त हो रही है, वो किसके पास में जानी चाहिए? मजदूर के पास में जानी चाहिए, न कि मालिक के पास में। आगे देखिए, उपयुक्त विचारों के आधार पर मार्क्स ने दो निष्कर्ष निकाले हैं। पहला, क्योंकि श्रमिक के द्वारा ही किसी वस्तु में विनिमय मूल्य उत्पन्न होता है, अतः विनिमय मूल्य पर श्रमिक का ही अधिकार होना चाहिए, पूंजीपति का नहीं। अभी मैंने बताया
दूसरा है श्रमिक को वस्तु के विनिमय मूल्य के बराबर मजदूरी यानी वेतन मिलना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स कहता है। अब देखिए अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का अर्थ। अतिरिक्त मूल्य का अर्थ क्या बताया, देखिए मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में संपूर्ण विनिमय मूल्य के एक भाग को ही श्रमिक को मजदूरी यानी वेतन के रूप में दिया जाता है और इसके शेष बड़े भाग को पूंजीपति अपने पास रख लेता है, यही अतिरिक्त मूल्य है। अब इसका डेफिनेशन भी दिया है कार्ल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे श्रमिक उत्पन्न करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। श्रमिक उत्पन्न करता है, जैसे कोई लकड़ी का गट्ठर पड़ा हुआ है, उसमें जो कारपेंटर होता है वो अपना श्रम लगा करके उसकी एक टेबल बनाता है, ठीक है। तो श्रमिक ने अब वो टेबल जो है मार्केट में बेचेगा तो लकड़ी का जितना मूल्य नहीं मिल सकता था उससे डबल तिगुना मूल्य जो उस टेबल का मिलेगा। तो वो टेबल का जो विनिमय मूल्य उत्पन्न हुआ है वो किसने उत्पन्न किया है, वो श्रमिक ने उत्पन्न किया है। इसलिए वास्तव में उस पर उसका अधिकार होना चाहिए, लेकिन उसका अधिकार नहीं होकर के और उसमें से कुछ भाग ही जो मालिक होता है वो उस कारपेंटर को कारीगर को देता है, शेष जो है वो अपने पास रख लेता है। तो विनिमय मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर होता है जिसे श्रमिक वास्तव में उत्पन्न करता है, जिसे वास्तव में पाता है। मान लीजिए वो 1000 रुपये की टेबल बनी और मजदूर को मजदूरी के 500 रुपये मिले, तो जो 500 रुपये जो हैं वो मालिक अपने पास रखता है, वो 500 रुपये क्या है, वो अतिरिक्त मूल्य है। तो कार्ल मार्क्स ये कहता है कि ये जो 500 रुपये हैं वो मजदूर की मजदूरी की वजह से पैदा हुए, वरना तो वो लकड़ी का गट्ठर ही था, ठीक है। तो इसलिए पूरे के पूरे उस विनिमय मूल्य पर, उस 1000 रुपये पर मजदूर का अधिकार होना चाहिए, मालिक का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में क्या करता है कि मालिक ये जो शेष मूल्य है वो अपने पास रख लेता है, बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है और मजदूर को केवल थोड़ा सा भुगतान जो है मजदूरी के रूप में किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे मालिक पैसे वाला जो है वो और अधिक पैसे वाला बनता जाता है, पूंजीपति और अधिक पूंजीपति बनता जाता है और मजदूर जो है वो वैसा का वैसा रहता है, वो गरीब का गरीब ही रहता है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है। अब आगे देखिए, दूसरे शब्दों में यदि हम विनिमय मूल्य में से श्रमिक की मजदूरी यानी वेतन को घटा दें तो जो राशि यानी मूल्य बचता है उसे अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। अभी मैंने आपको कहा विनिमय मूल्य कि वो जो टेबल थी उसका विनिमय मूल्य मान लीजिए 1000 रुपये है। अभी बताया मैंने आपको, उसमें श्रमिक की मजदूरी यानी वेतन को घटा दिया तो श्रमिक को मान लीजिए उसको बनाने में 500 रुपये दिए गए मजदूरी के रूप में, तो शेष कितना बचा, 500 रुपये बचे। ये 500 रुपये क्या कहलाएगा, अतिरिक्त मूल्य कहलाएगा। और ये कौन रखता है, ये मालिक रखता है, ठीक है। अब ये उदाहरण भी दिया है कार्ल मार्क्स ने, देखिए उदाहरणार्थ किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उसे 6 रुपये मिलते हैं और मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, किंतु वह साड़ी बाजार में 20 रुपये में बिकती है। इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकाल देने के बाद 6 रुपये पूंजीपति स्वयं अपने पास रख लेता है। मार्क्स के अनुसार ये 6 रुपये ही अतिरिक्त मूल्य है जिसे श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, किंतु व्यवहार में इसे पूंजीपति अपने पास रख लेता है। चाहे आप साड़ी, कार्ल मार्क्स ने साड़ी का उदाहरण दिया है तो साड़ी के उदाहरण के आधार पर समझ सकते हो कि मान लीजिए एक मजदूर जो है वो साड़ी बनाता है तो उसको 6 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और उसमें जो खर्चा लगा है साड़ी बनाने में वो मान लीजिए 8 रुपये लगा है, तो टोटल कितने हो गए, 14 रुपये हो गए। लेकिन वो मार्केट में वो साड़ी कितने रुपए में बिक रही है, 20 रुपये में बिक रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 रुपये बचे, ये एक्स्ट्रा 6 रुपये कौन रखता है, ये मालिक रखता है। जबकि कार्ल मार्क्स ये कहता है कि वो जो साड़ी है उसके बनाने में श्रमिक का, मजदूर का श्रम लगा है, इस वजह से ये 6 रुपये जो है वो हकीकत में मजदूर को दिए जाने चाहिए। लेकिन ये मजदूर को तो केवल 6 रुपये मिलते हैं, बाकी जो 6 रुपये एक्स्ट्रा बचते हैं वो मालिक अपने पास रख लेता है। यही अतिरिक्त मूल्य कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के निष्कर्ष। देखिए मार्क्स अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता है। पहला है, संपूर्ण विनिमय मूल्य पर केवल श्रमिक का अधिकार होता है, किंतु व्यवहार में उसे वेतन के रूप में इसका एक छोटा भाग ही प्राप्त होता है। ये भी आपको समझा है, वही चीज़ें हैं। अतिरिक्त मूल्य विनिमय मूल्य का वह भाग है जो श्रमिक को नहीं दिया जाता है तथा जिसे स्वयं पूंजीपति अपने पास रख लेता है। ये पूंजीपति द्वारा श्रमिक के धन की चोरी है और इसके कारण ही पूंजीपति को बड़ा मुनाफा प्राप्त होता है और उसके पास पूंजी का संचय बढ़ता जाता है। तो कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि ये जो विनिमय मूल्य होता है इसका थोड़ा सा भाग ही मजदूर को दिया जाता है और बाकी शेष भाग पूंजीपति अपने पास रख लेता है। तो ये एक प्रकार से पूंजीपति क्या कर रहा है, श्रमिक के धन की चोरी कर रहा है।
क्योंकि उस धन पर, उस विनिमय मूल्य पर श्रमिक का अधिकार होना चाहिए, लेकिन पूंजीपति अपने पास रख लेता है तो वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, श्रमिक के धन की चोरी कर रहा है। इस चोरी की वजह से ही पूंजीपति और ज़्यादा पैसे वाला बनता जाता है, ठीक है, और उसके पास में धन बढ़ता जाता है। अगला जो निष्कर्ष वो देखिए, यह सिद्धांत बताता है कि पूंजीवाद श्रमिकों के क्रूर शोषण पर खड़ा है। यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और इसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति की जानी चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर दुनिया के मजदूरों को क्रांति करने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए और श्रमिक वर्ग का यानी सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करने के लिए, उनको क्रांति करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। वो उनमें जागृति, उनमें चेतना पैदा करना चाहता है कि इस व्यवस्था के अंदर तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए जब तक तुम अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं, पूंजीवादी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं करोगे, तो तब तक तुम्हारा शोषण रुकेगा नहीं। ये कार्ल मार्क्स जो है इस सिद्धांत के माध्यम से प्रतिपादित करता है। अब है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना। तो विद्वानों के द्वारा कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना की गई है। किन किन आधारों पर की गई है? पहला है सिद्धांत का आधार ही गलत है। पहला है सिद्धांत का आधार ही गलत है। देखिए, मार्क्स ने मूल्य के श्रम सिद्धांत द्वारा बताया है कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य केवल श्रमिक के श्रम द्वारा ही उत्पन्न होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि किसी वस्तु में विनिमय मूल्य के अलावा, विनिमय मूल्य में श्रम के अलावा भूमि, पूंजी, प्रबंध, साहस आदि के द्वारा भी उत्पन्न होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं। देखो, उत्पादन के 5 साधन बताए गए हैं। इकोनॉमिक्स में उत्पादन के 5 साधन बताए गए हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। इन 5 साधनों से ही किसी वस्तु का उत्पादन हो सकता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने यहाँ पर जो श्रम है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है और ये कहा है, मूल्य के श्रम सिद्धांत के माध्यम से बताया कि किसी वस्तु में जो विनिमय मूल्य उत्पन्न होता है वो केवल मजदूर के श्रम से उत्पन्न होता है। तो ये बात गलत है। अकेले मजदूर के मजदूरी से श्रम से जो है किसी वस्तु के अंदर विनिमय मूल्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिएंगी, जैसे उसके लिए पूंजी भी चाहती है, उसके लिए भूमि भी चाहिए, उसके लिए साहस भी चाहिए, उसके लिए संगठन भी चाहिए। और ये सब चीज़ें कौन लगाता है? ये सब चीज़ें पूंजीपति लगाता है, ठीक है। अगला देखिए, विनिमय मूल्य में पूंजीपति का भी भाग होता है। देखिए, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में श्रमिक अपना श्रम लगाता है तो पूंजीपति भी अपनी पूंजी लगाता है। इस प्रकार किसी वस्तु के विनिमय मूल्य पर श्रमिक के साथ साथ पूंजीपति का भी अधिकार होता है। अतः जब विनिमय मूल्य के एक भाग को पूंजीपति अपने पास रख लेता है तो इसे श्रमिक के धन की चोरी नहीं कहा जा सकता। आलोचना करने वाले क्या कहते हैं कि जो विनिमय मूल्य होता है उसमें पूंजीपति का भी भाग होता है, क्योंकि पूंजीपति जो होता है वही पूंजी लगाता है। मजदूर तो खाली मजदूरी करता है, बाकी पूंजी जो लगाने का काम है वो तो पूंजीपति करता है। इसके अलावा उसको दुकान या स्थान या जो भी मतलब फैक्ट्री कारखाना है वो उपलब्ध कराना है, मशीनों की व्यवस्था करनी है, बिजली पानी की व्यवस्था करनी है, वो सारी फैसिलिटी वही उपलब्ध कराता है। तो इसका मतलब अकेले श्रमिक के द्वारा लगाए गए श्रम से किसी वस्तु में विनिमय मूल्य उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि उसमें पूंजीपति का भी हिस्सा होता है, जबकि कार्ल मार्क्स ने इसकी उपेक्षा की है। अगला देखिए, संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। देखिए, मार्क्स अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति का लाभ मानता है, जबकि पूंजीपति को वस्तुओं के उत्पादन में श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों के लिए धनराशि व्यय करनी पड़ती है। उसे पूंजी का ब्याज, मशीनों की घिसावट, श्रमिकों की बीमारी का बीमा इत्यादि पर काफ़ी धनराशि खर्च करनी पड़ती है, जिसे निकालने के बाद प्राप्त लाभांश काफ़ी कम बचता है, ठीक है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं है। मार्क्स ने तो क्या किया है, संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को लाभ बता दिया कि अभी मैंने जो बताया आपको कि 6 रुपये जो 1000 रुपये मान लीजिए, वो टेबल बनाने में वो लकड़ी जो थी उससे मजदूर ने टेबल बनाई और वो टेबल जो थी वो 1000 रुपये में मार्केट में बिकी। तो उसमें मान लीजिए मजदूर को जो है 500 रुपये मिले और सामान का जो खर्चा हुआ मान लीजिए 200 रुपये हुआ, तो 700 रुपये, वो 300 रुपये जो पूंजीपति अपने पास रख लिया, ठीक है। तो आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि भाई ये जो अतिरिक्त मूल्य जो 300 रुपये है इसको आप लाभ नहीं कह सकते पूरे के पूरे कोई, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे उसकी पूंजी का ब्याज लग रहा है, पूंजी की व्यवस्था पूंजीपति ने की है तो ब्याज भी तो भरता है वो, या अगर ब्याज नहीं भरा तो खुद की जेब से वो पैसा खर्च कर रहा है। इसके अलावा मशीन की घिसावट हो रही है,
आप मशीन आज खरीदते हो तो 2 साल बाद में उसी कंडीशन में थोड़ी रहती है, वो घिसावट हो रही है, धीरे धीरे वो जाकर के कंडम हो जाती है, तो उस वो किसका नुकसान हो रहा है? वो पूंजीपति का ही हो रहा है। इसके अलावा श्रमिकों की बीमारी वगैरह पर, बीमा वगैरह पर भी जो खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और आप ये भी जानते हो कि उनको जो है चाय पानी पिलानी पड़ती है, उनको खन्नी पुड़िया वगैरह भी खिलानी पड़ती है, ठीक है। तो वो सारे खर्च कौन वहन करता है? वो सारे खर्च मालिक यानी पूंजीपति वहन करता है। अगली आलोचना है मानसिक श्रम की उपेक्षा। देखिए, मार्क्स ने विनिमय मूल्य की उत्पत्ति के संबंध में केवल श्रमिक के शारीरिक श्रम का उल्लेख किया है, जबकि किसी विनिमय मूल्य की उत्पत्ति में योजना, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध तथा बिक्री की व्यवस्था आदि के रूप में मानसिक श्रम की विशिष्ट भूमिका होती है, किंतु मार्क्स ने विनिमय मूल्य की उत्पत्ति में मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। देखिए, श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। मजदूर शारीरिक श्रम करता है, पूंजीपति मानसिक श्रम करता है, तो दोनों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन कार्ल मार्क्स ने सिर्फ शारीरिक श्रम को ही महत्व दिया है, मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। जबकि मानसिक श्रम भी महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है, कोई भी माल है वो आपको कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, किस टाइम पर खरीदना है कि वो सस्ता मिले, किस रेट पर खरीदना है, तैयार माल को किस प्रकार से बेचना है, किस रेट पर बेचना है, कब बेचना है, ठीक है। और इसके अलावा अपने उस कार्य का, अपने उस मतलब प्रोडक्ट का आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, वो सारा मैनेजमेंट जो होता है वो पूंजीपति के द्वारा किया जाता है, और उसमें उसका मानसिक श्रम लगता है, ठीक है। जबकि कार्ल मार्क्स ने इसकी पूरी तरह से उपेक्षा की है। फिर है विरोधाभासी सिद्धांत। देखिए, मार्क्स के सिद्धांत में अनेक विरोधाभास एवं असंगतियां दिखाई देती हैं। एक और तो वह कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए अधिकाधिक नई मशीनें लगाता है, और दूसरी तरफ वह यह भी मानता है कि अस्थायी पूंजी यानी मशीनें, कच्चा माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य या आय नहीं मिलती है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वो विरोधाभासी है, इसमें एक दूसरे की विरोधी बातें कही गई हैं। कैसे कि एक तरफ तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीपति जो होता है वो अपना अतिरिक्त मूल्य बढ़ाने के लिए, अपना लाभ बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें लगाता है, ठीक है, अपने फैक्ट्री और कारखानों को बढ़ाता है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्रियाँ और कारखाने स्थापित करता है। तो और दूसरी तरफ वो ये कहता है कि पूंजी है, मशीनें हैं, कच्चा माल है, इनसे कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध है। अगली आलोचना है, ये सिद्धांत आर्थिक कम और प्रचारात्मक अधिक है। देखिए, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गलत है। अधिक से अधिक इसे श्रमिकों के शोषण का सिद्धांत कहा जा सकता है। मार्क्स ने इस सिद्धांत की मदद से यह प्रचारित करने की कोशिश की कि संपूर्ण औद्योगिक प्रणाली का केंद्र स्वयं श्रमिक है और पूंजीपति उसके धन के लुटेरे हैं। अतः पूंजीपतियों के विरुद्ध श्रमिक वर्ग को अपने वर्ग संघर्ष व क्रांति करनी चाहिए। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है वो आर्थिक कम है और प्रचारात्मक ज़्यादा है। मतलब कार्ल मार्क्स को ये मतलब एक प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करनी थी, बुराई करनी थी, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करके समाज में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना करनी थी। तो इसके लिए उसको एक ग्राउंड चाहिए था, बेस चाहिए था कि किस प्रकार से मजदूरों के मन में पूंजीपतियों के विरुद्ध, पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष पैदा किया जाए। तो उसको आधार बनाने के लिए, उनमें असंतोष पैदा करने के लिए और उन्होंने ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि वास्तव में इसमें कोई दम नहीं है। इस सिद्धांत का आधार ही गलत है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस सिद्धांत का उद्देश्य और श्रमिकों के शोषण को वास्तविक रूप में प्रकट करने के बजाय और पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को जो है उसका प्रचार करना था, और उसके माध्यम से मजदूरों के अंदर संघर्ष और क्रांति की प्रवृत्तियां पैदा करना था, ताकि वो एकजुट होकर के और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंके और साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर सकें। लास्ट आलोचना है मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं। देखिए, कतिपय विद्वानों का यह मत है कि मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं था, अपितु इसका प्रतिपादन 19वीं सदी में अंग्रेज विचारक सर विलियम पेंटी ने किया था। इसके बाद रिकार्डो एवं एडम स्मिथ ने इसमें संशोधन कर इसे नया रूप दिया था। एक विद्वान है वेपर, इन्होंने क्या कहा है, मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है। तो आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये मार्क्स का मौलिक सिद्धांत नहीं है, मतलब खुद मार्क्स का
उत्पन्न किया हुआ सिद्धांत नहीं है, बल्कि मार्क्स से पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अंग्रेज विद्वान सर विलियम पेंटी ने किया था, जिसको बाद में रिकार्डो और एडम स्मिथ ने संशोधन करके आगे बढ़ाया था। तो कार्ल मार्क्स ने तो उनसे ही ये चीज़ ग्रहण कर ली और अपना नाम दे करके इसको नए रूप में प्रस्तुत कर दिया। बाकी ये उसका वो जो मौलिक सिद्धांत है वो नहीं है कि इसका प्रतिपादन मार्क्स ने किया और इससे पहले दुनिया में किसी विद्वान ने इसके बारे में विचार प्रस्तुत नहीं किए हों, ऐसा कुछ नहीं था। तो दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिकों पर वीडियो आप प्राप्त कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर जो है वीडियो उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं, जो भी न्यूज़ होती हैं, वो आपको मैं समय पर उपलब्ध करा सकूं और आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।